स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल के सभी राजवंश, जिसमें हम देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेद वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पुष्पभूति वंश, संगम काल, पल्लव वंश, चाणक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। इन सभी वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। महाजनपद काल के समय साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ये महाजनपद हैं 16। यहाँ पे मैं नाम आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं। ये हैं काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पंचाल, सूरसेन, कुरु और चेदी। बिहार में 3 महाजनपद हैं, मगध, अंग और वज्जी। राजस्थान में 1 महाजनपद है, मत्स्य। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है, अवंती। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद है, ये है अस्मक। और भारत के बाहर 2 महाजनपद आते हैं, ये हैं कंबोज और गांधार। तो ये आप सभी मैप में भी देख सकते हैं इन सभी महाजनपदों के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक राजवंश के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। हर्यक वंश का जो समय है ये है 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व के मध्य। इसमें 3 शासक प्रमुख हुए हैं और इसका अंतिम शासक है नागदशक। 3 शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो सबसे पहले देखते हैं बिंबिसार के बारे में। इनका जो साम्राज्य है मगध का, ये यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। मगध का साम्राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र के आसपास है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और यह बुद्ध के समकालीन था। इसने गिरिब्रज, जिसे राजगिरी कहते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाया। अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में, जो हर्यक वंश का अगला शासक बना। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु शासक बना, अतः इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पुत्र होता है वो अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीत हुई थी। अब देखते हैं उदयन के बारे में। अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या करके ये शासक बनता है। इसने गंगा एवं सोम नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा तथा राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ तक हर्यक वंश के संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आपको इन सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में एक एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का जो समय है ये है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के मध्य। शिशुनाग वंश के 2 शासक महत्वपूर्ण हैं, ये हैं शिशुनाग और कालाशोक। इसके बाद कालाशोक के उत्तराधिकारी शासन करते हैं। पहले देखते हैं शिशुनाग के बारे में। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इसके बाद आते हैं कालाशोक। ये शिशुनाग का पुत्र था। इसने पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अंतिम शासक नंदीवर्मन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन, जिसकी मृत्यु के पश्चात महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। तो शिशुनाग वंश के समय मगध का जो साम्राज्य था वो मैप में आप देख सकते हैं, इतना विस्तारित था। नेक्स्ट यहाँ पे बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरफ क्रम दिया गया है, यहाँ पे वर्ष है, यहाँ पे स्थान है कहाँ पर बौद्ध संगीति होती थी, उसके अध्यक्ष कौन होते थे और उस समय किस राजा का शासन होता था। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे शुभकामु और उस समय शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स और उस समय अशोक शासक थे।
चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंजल वन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और उस समय कनिष्क का शासन था। तो ये सभी बौद्ध संगीतियां आपको ध्यान रखनी है। चौथी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, ये था हीनयान और महायान। अब हम देखते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश का जो समय है वो है 344 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व के मध्य। इसके दो शासक हैं, महापद्मनंद और खनानंद। पहले देखते हैं महापद्मनंद के बारे में। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासक था। महापद्मनंद ने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात इसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्मनंद ने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि भी धारण की थी। इसने कलिंग जीतकर कलिंग से जैन यानी जिनसेन की मूर्ति को मगध ले आया था। कलिंग में इसने नहर खुदवाया। इसके प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से प्राप्त होते हैं। तो ये महापद्मनंद से संबंधित इतने टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं नंद वंश के अगले शासक घनानंद के बारे में। धनानंद के बारे में, नंद वंश का अंतिम शासक है। ये अंतिम शासक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। तो समकालीन भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो नंद वंश के समय मगध का जो साम्राज्य था वो आप मैप में देख सकते हैं, मगध का साम्राज्य का विस्तार। अब हम देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। इस तरफ शासक दिया गया है, इस तरफ कितने वर्ष से कितने वर्ष तक शासन करते हैं सभी शासक। तो मौर्य वंश में कई सारे शासक हुए हैं, लेकिन हमें सभी शासकों को नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण है वो उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे आते हैं बिंदुसार, अशोक और लास्ट में बृहद्रथ मौर्य इसके अंतिम शासक थे। तो इतने शासकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो एक एक शासक से संबंधित टॉपिक को हम कवर करते हैं। पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका जो समय है वो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने और चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और अपनी पुत्री कार्नेलिया, इनका नाम हेलेना भी है, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो कि है मेगस्थनीज इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इससे मौर्य वंश के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिया। संलेखना विधि क्या होता है? तो इसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है जिससे प्राण चले जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतने टॉपिक आपको ध्यान रखना है। हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। इनका जो शासन समय है वो है 298 बीसी से लेके 273 बीसी के मध्य। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत टाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। बिंदुसार से संबंधित इतने टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। हम देखते हैं अशोक के बारे में। इनका समय है 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व के मध्य। अशोक का साम्राज्य विस्तार आप मैप में देख सकते हैं। दक्षिण भारत का थोड़ा सा
अगर क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत और यहाँ पे मध्य एशिया के काफी क्षेत्र तक अशोक का साम्राज्य का विस्तार था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया, पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। तो ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदय गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है: ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि यह अभिलेख भारत से मिले हैं, खरोष्ठी लिपि यह पाकिस्तान से मिले हैं, अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ पे आप लिपि भी देख सकते हैं इस चित्र में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। तो ध्यान रखना है, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। इसमें कुछ प्रमुख शिलालेख से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। 7वें शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक गया गए थे और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है और 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। इसमें से कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं शुंग वंश के बारे में। इसके संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 BC में मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश ब्राह्मण राजवंश है। इसने अपनी राजधानी विदिशा, जो कि MP में है, विदिशा को बनाया। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था। पुष्पमित्र शुंग ने इसको पत्थर का करवाया। पुष्पमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। इस वंश का अंतिम शासक देवभूत हुआ, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना कर दी। तो शुंग वंश से संबंधित इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं कण्व वंश के बारे में। जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री पुष्पमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कण्व वंश का ये जो क्षेत्र है आप ये मैप में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आंध्र सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। मैप में आप देख सकते हैं प्रतिष्ठान स्थित है यहाँ पर। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा, इन्हें कान्हा भी कहते हैं, शासक बनते हैं और कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। सातकर्णी प्रथम के बारे में देखते हैं। सातकर्णी को कलिंग नरेश खारवेल के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था। सातकर्णी को कलिंग नरेश खारवेल के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नाना घाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं
हाल शासक के बारे में, हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इसकी भाषा प्राकृत है। गौतमी पुत्र सातकर्णी हाल के बाद में शासक बनते हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। जोगल थम्भी जो कि नासिक में है, समूह से प्राप्त नहपान के चांदी के सिक्के जिन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दोबारा ढलवाया था। अब देखते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में। सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। तो सातवाहन से संबंधित इतने टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। एक छोटा सा राजवंश है चेदी वंश, इसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मैप में आप इसका क्षेत्र देख लीजिए। ये कलिंग के आसपास का क्षेत्र है। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसका संस्थापक महामेघवाहन था। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिला है, इससे प्राप्त होती है। खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। तो चेदी वंश से संबंधित इतने टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची या फिर तोखरी जाति के थे। आप मध्य एशिया का क्षेत्र देख सकते हैं। ये चीन का, पश्चिमी चीन का क्षेत्र है। वो ये यहीं के एक यूची तोखरी जाति के जनजाति थे, जनजाति कह सकते हैं इन्हें। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिसिस था। अगला शासक विम कैटफिसिस बना। इसने भारत के गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। ये लोग यहाँ पश्चिमी चाइना से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ये अगर पश्चिमी भारत का क्षेत्र देख रहे हैं तो सबसे पहले इस तरफ कब्जा करते हैं। इसके जो प्रमुख शासक है वो है कनिष्क। इनके बारे में देखते हैं। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत आरंभ किया। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है और इसका प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसका दूसरा नाम पेशावर भी है, और इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। जब इन लोगों ने पुरुषपुर, आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, जब यहाँ से पश्चिमी भारत से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए मथुरा की तरफ बढ़ते हैं तो ये लोग मथुरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। जो कनिष्क का क्षेत्र है कुषाण वंश का, ये यहाँ पे ग्रीन से दर्शाया गया है, देख सकते हैं। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंजल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये बौद्ध संगीत भी ध्यान रखनी है। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म हुआ। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए। कनिष्क के दरबार के विद्वान देखते हैं तो ये थे पास, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक। कनिष्क का राज कवि अश्वघोष था। सुघोष ने बुद्ध चरित लिखा। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो कुषाण वंश से संबंधित आपको इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। ऐसा माना जाता है कि गुप्त के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। गुप्त वंश के ये प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। इसका जो क्रम है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक एक
राजा के बारे में पहले देखते हैं श्री गुप्त के बारे में। इनका जो समय है वो है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के मध्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं घटोत्कच। इनका समय है, शासन काल है 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी के मध्य। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना। इसने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल है 319 से लेकर 335 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। इनका समय था 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के मध्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। तो समुद्रगुप्त से संबंधित आपको इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। समुद्रगुप्त का गुप्त वंश का जो साम्राज्य है वो मैप में आप देख सकते हैं। ये साम्राज्य जो गुप्त वंश का साम्राज्य है ये मैप में दिया गया है, लेकिन इसके पहले जो हमने अशोक का साम्राज्य देखा था ये उससे थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनका समय है 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी के मध्य। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फौहियान भारत आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। तो इन विद्वानों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हैं धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घट खड़पर, वर रुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर और कालिदास। धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी थे। छपड़क विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। शंकु ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। घट खड़पर ये कवि थे। वर रुचि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे और कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। तो ये थे 9 विद्वान जिन्हें नवरत्न कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब हम देखते हैं कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। इनका समय है 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमार गुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं स्कंदगुप्त। इनका समय है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी के मध्य। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था तथा हूण स्कंदगुप्त के हाथों परास्त हुए थे। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का है, इससे हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरण अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य भी मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो गुप्त वंश से संबंधित आपको इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। एक छोटा सा राजवंश है जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन था, उसी समय दक्कन के क्षेत्र में, ये दक्कन का क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाकाटक वंश का शासन था। तो इनसे इनके काफी संबंध होते थे। तो इन वाकाटक वंश के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में की। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन परार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो सातवाहन वंश के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। इसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन व दामोदर सेन अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन किया। क्योंकि यहाँ पे महिला ने शासन किया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था, क्योंकि वाकाटक से गुप्त वंश का वैवाहिक संबंध था इन दोनों के बीच में, तो इसलिए इनके जो कालिदास जो कवि थे, राजकवि थे, वो प्रवर सेन द्वितीय के राजसभा में गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है वाकाटक राजवंश के बारे में। अब हम देखते हैं पुष्पभूति वंश या फिर वर्धन वंश के बारे में। गुप्तों का पतन एवं पूर्वों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ। इसमें पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ और ये बात है 6ठी शताब्दी ईस्वी की। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन का साम्राज्य आप मैप में देख सकते हैं, जो कि उत्तर भारत में विस्तारित था। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो थे वो थे हर्षवर्धन। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष पर एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। तो हर्ष से संबंधित आपको इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें देखेंगे संगम काल, जिसमें आते हैं चेर, चोर और पांड्य। फिर देखेंगे पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में। सबसे पहले देखते हैं संगम काल के बारे में। संगम काल, जिसका समय है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य। संगम काल से पहले जो दक्षिण भारत का ये नीचे का क्षेत्र आप देख रहे हैं, संगम काल से पहले दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग रहते थे। यानी संगम काल से पहले दक्षिण भारत में कोई भी वंश का शासन नहीं था। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सभा। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। ये है चोल, चेर और पांड्य। सबसे पहले देखते हैं चोल वंश के बारे में। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण भारत में ये क्षेत्र है चोल वंश का। चोल वंश के प्रमुख शासक हैं करिकाल और इलारा। चोलों की राजधानी उरैयूर तिरुचिरापल्ली के पास थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। ईसा की 4वीं से 9वीं सदी तक के दक्षिण के भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रहती है। यानी कि 3री सदी के बाद में 4वीं से 9वीं सदी के बीच तक चोल साम्राज्य का यहाँ पे चोल साम्राज्य नगण्य रहते हैं, यानी इनके बारे में कोई भी जानकारी ज्ञात नहीं है। इसके बाद में 9वीं सदी में चोलों का उदय फिर से होता है। अब हम देखते हैं चेर राज्य के बारे में। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर थे। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर से दर्शाया गया है। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वंशी को बनाया। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेर कवियों ने सिन बुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है। कड़गी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत लाल चेर ने की थी। ईसा की 2री सदी के बाद चेर शक्ति कम हुई और उसके बाद ईसा की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अब हम देखते हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था। इनकी राजधानी मदुरै थी, जिसे मदुरै भी कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी।
यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। पांड्य राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। तो यहाँ पे पांड्य साम्राज्य आप देख सकते हैं जो कि दक्षिण भारत में विस्तारित है। 8वीं सदी ईस्वी में तीनों संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तो तीनों संगम के बारे में हम देख लेते हैं। इस तरफ संगम दिया गया है, यहाँ पर स्थल है, इस तरफ अध्यक्ष दिया गया है। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलैवे में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि या फिर ये थे तोलकापियार। और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे नक्कीरार। तो आपको तीनों संगमों से संबंधित स्थल और अध्यक्ष को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं संगम काल के प्रमुख साहित्य। पहला है तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियर द्वारा रचित तमिल व्याकरण ग्रंथ है और ये द्वितीय संगम काल में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है सिलप्पाधिकारम, इंगालो आदिगल ने इसकी रचना की थी और यह व्यापारी कोलन की पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी इसमें दर्शाई गई है। नेक्स्ट है कुरल या फिर तिरुकुरल, इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां हैं। नेक्स्ट है मणिमेगले, शीतलय सत्रनार द्वारा रचित, इसमें बड़ी कथा है ये। तो आपको संगम काल के प्रमुख साहित्य से संबंधित ये 4 साहित्य ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश का साम्राज्य विस्तार आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। दक्षिणी भारत के पूर्वी भारत के सातवाहन शक्ति के पतन के बाद एक नए वंश का उदय हुआ जिसे इक्ष्वाकु वंश या फिर आंध्र इक्ष्वाकु के नाम से जाना जाता है। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनकी जगह पल्लव आते हैं। पीछे हमने देखा है इस दक्कन के क्षेत्र में सातवाहन वंश का साम्राज्य था। इनके बाद यहाँ पे वाकाटक वंश आते हैं और इस क्षेत्र में ये जहाँ पे मैं मैप कर रही हूँ, चित्र बना रही हूँ, यहाँ पे आंध्र इक्ष्वाकु वंश का शासन आता है और इन्हीं इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके इनकी जगह पर पल्लव वंश आता है। पल्लव वंश का जो समय है वो है 575 ईस्वी से लेके 897 ईस्वी के मध्य। इसके संस्थापक हैं सिंहविष्णु। इनकी राजधानी थी कांची जो कि तमिलनाडु में है। इनकी राजभाषा संस्कृत थी। इसके पहले शासक देखते हैं सिंहविष्णु के बारे में। इनका समय है 575 से लेके 600 ईस्वी के मध्य। सिंहविष्णु के दरबार में फारवी नामक लेखक रहा करता था जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की। सिंहविष्णु के शासनकाल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। तो आपको सिंहविष्णु से संबंधित ये टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। इनका समय है 600 से लेके 630 ईस्वी के मध्य। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। इनका समय है 630 से लेके 668 ईस्वी के मध्य। इसने चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोट की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इनका समय है 700 से लेके 728 ईस्वी के मध्य। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसे राज सिद्धेश्वर भी कहते हैं, और मामल्लपुरम का मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही बना था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडित रहा करते थे और इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना की थी। चोल शासकों ने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित करके पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी भारत और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और उन्होंने 3 राजवंशों के रूप में शासन किया है। ये राजवंश है बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। एक चालुक्य वंश के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं 700 एडी का मैप है। यहाँ पर इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में देख सकते हैं ये है चालुक्य वंश और ये बादामी के चालुक्य। और यहाँ पे ये पूरब का क्षेत्र है, पूर्वी भारत में ये पश्चिमी भारत का क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पे पश्चिमी चालुक्य रहते हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं ये कलिंग और वेंगी का जो क्षेत्र है यहाँ पे पूर्वी चालुक्य रहते हैं। तो इनका मैप आपको ध्यान में रखना है अपने। पहले देखते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य के बारे में। सबसे पहला राजवंश जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक वातापी यानी आधुनिक बादामी पर शासन किया। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। इनकी राजधानी वातापी थी।
पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का जो समय है वो है 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी के मध्य। इसने पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी घोड़ी की उपाधि भी धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। अब देखते हैं वेंगी के चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहते हैं या फिर सोलंकी के चालुक्य कहते हैं। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया है। पूर्वी चालुक्यों ने 7वीं शताब्दी से आरंभ करके 1130 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद वेंगी राज्य चोल साम्राज्य में विलीन हो गया और 1189 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के संरक्षण में इस पर चालुक्य राजाओं ने शासन किया। अब देखते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से बीजापुर जिले में राज करते रहे। इन सामंतों में अंतिम तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस वंश का स्थापना तैलभ द्वितीय ने किया था। प्रारंभिक राजधानी मान्यखेत और बाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। इन सभी में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। इसके शासन काल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ रहा करते थे। विज्ञानेश्वर ने विक्रमांक चरित्र की रचना की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। और बिल्हड़ ने विक्रमांक चरित्र की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। इन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। छोटे छोटे दो राजवंश और हैं, ये हैं कदम्ब वंश और गंग वंश। एग्जाम में ये भी कई बार पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कदम्ब वंश के बारे में। इस राज्य की स्थापना मयूर सर्वन ने की। इनकी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केरला जिले में वैजयंती या फिर वनवासी थी। पल्लव वंश का आरंभ में कदम्ब से संघर्ष हुआ था। कदम्ब वंश का जो साम्राज्य विस्तार है वो आप मैप में देख सकते हैं, जिसे मैं पेन से मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं गंग वंश के बारे में। 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। यहाँ पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे, क्योंकि पूर्वी गंग इनसे भिन्न थे और वो 5वीं शताब्दी से पूर्व में शासन करते थे। संस्थापक इसके हैं ब्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी थी कोलाल या फिर कोलार व तलकाड। यहाँ पे ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कर्नाटक का, ये है पश्चिमी गंग और यहाँ पे पूर्व में क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कलिंग का क्षेत्र, ये है ईस्ट गंग या फिर पूर्वी गंग और ये पश्चिमी गंग है कर्नाटक का क्षेत्र का। तो ये अब गंग दो भागों में बटे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीच में इसमें पल्लव वंश का साम्राज्य था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इनका साम्राज्य विस्तार आप मैप में देख सकते हैं। वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इनका जो समय है राष्ट्रकूटों का वो है 735 ईस्वी से लेकर 982 ईस्वी के मध्य। इसके संस्थापक है दंतिदुर्ग और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश में कई सारे शासक हुए हैं, हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं सभी शासक के, लेकिन आपको सबको नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वो है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुवधार वर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम और कृष्ण तृतीय। हमें बस इतने शासकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में। दंतिदुर्ग के बाद अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा के ठोस चट्टानों को कटवा कर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है और यह भगवान शिव को समर्पित है और यह अखंड है, यानी एक ही पर्वत से इसका निर्माण हुआ है और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है ध्रुव, इन्हें धारा वर्ष भी कहते हैं। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को गद्दी से हटाकर राजा बनता है। ध्रुव ही वह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास में पराजित किया। तो आप
मैप में देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रतिहार वंश का शासक है, ये पाल वंश है और ये राष्ट्रकूट वंश है। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता था। नेक्स्ट आप देखते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष जैन धर्म का न्यायिक है। इसके गुरु का नाम जिनसेन था। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध जो कि हुआ था 949 ईस्वी में, इसमें चोल शासक प्रांतक वन को पराजित कर दिया। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पूर्ण रहा करते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक कर्कद्युति था। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से राज करते रहे और इन सामंतों में अंतिम तैल द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट इससे संबंधित अन्य टॉपिक देखते हैं। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। यह 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। सबसे ज्यादा गुफाएं हिंदुओं की हैं, तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चोल वंश के बारे में। इनका समय है 850 से लेके 1279 ईस्वी के मध्य। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश का फिर से उदय हुआ। पल्लवों के सामंत विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि पहले भी हमने चोल वंश के बारे में देखा है, तो वो प्रथम संस्थापक थे और इसमें द्वितीय संस्थापक विजयालय इसकी स्थापना करते हैं 9वीं शताब्दी में, तो इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके संस्थापक है विजयालय। इनकी राजधानी थी तंजौर, जिसे तंजौर भी कहते हैं। इसके प्रमुख शासक हैं प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्षेत्रीय मैप में चोल वंश का। यहाँ पे कुछ शासक, हमें कुछ ही शासकों के बारे में पढ़ना है। इनमें कई सारे शासक हुए हैं, लेकिन हमें सभी शासकों के बारे में नहीं जानना है। जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है विजयालय चोल, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और इसके अंतिम शासक हैं राजेंद्र चोल तृतीय। तो यहाँ पे चालुक्य चोल का क्या मतलब होता है, क्योंकि चालुक्य और चोलों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, तो यहाँ पे जो शासन होता है 1070 के बाद में वो चालुक्य चोल वंश का होता है। इसके पहले शासक है विजयालय। इसी ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की और इसने तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। प्रांतक प्रथम, इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया है और इसमें चोलों की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया। प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरै कोड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं राजराज प्रथम के बारे में। यहाँ शैव धर्म का अनुयायी था। इसी ने जल सेना प्रारंभ की थी। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने 1022 ईस्वी में उत्तर भारत की ओर एक अभियान का नेतृत्व किया और उसी मार्ग का अनुसरण करके गंगा नदी को पार किया, जिसका पहले समुद्रगुप्त ने पालन किया था और पाल शासक महिपाल प्रथम को हराया था। उन्होंने गंगई कोट चोल, इसका अर्थ होता है गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण की और कावेरी नदी के मुहाने के पास नई राजधानी का निर्माण किया और इसे गंगई कोट चोलपुरम यानी गंगा शासकों के चोल विजेता का शहर कहा। चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने करवाया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण यह वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में चोल वंश के साम्राज्य के बारे में जो विस्तार क्षेत्र है वो यहाँ पे आप ये नीले कलर में देख रहे हैं। संपूर्ण श्रीलंका चोल वंश के अधीन था और ये जो मैप, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लू कलर से,
ये वो मार्ग है जिससे व्यापार होता था जो चाइना तक जाता था। और यहाँ पे ये जो पिंक कलर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे चोलों का प्रभाव होता था जो कि भारत के बाहर तक विस्तारित है। तो ये मैप आपको ध्यान रखना है। अब हम सभी राज्यों के बारे में मैप के माध्यम से देख लेते हैं, जो कि 100 AD से लेके 1200 AD तक का मैप देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं 100 AD का मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में ये दक्कन के क्षेत्र में यहाँ पे सातवाहन वंश का साम्राज्य था। ये चोल है, यहाँ पे पांड्य है, चेर है, और यहाँ पे ये कलिंग का क्षेत्र है, ये मगध का क्षेत्र है, और यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप का शासन था उस समय। और ये कुषाण एम्पायर यानी कुषाण वंश का ये साम्राज्य है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं ये सातवाहन वंश का साम्राज्य है, यहाँ पे कदम्ब है, ये पल्लव है, यहाँ पे चोल है, पांड्य है। तो इन सभी क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है। और ये बीच में आप देख सकते हैं ये मगध का क्षेत्र है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं 300 AD के आसपास का मैप। तो यहाँ पे ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाकाटक है, यहाँ पे आंध्र इक्ष्वाकु वंश का शासन है, ये पल्लव वंश है, ये कदम्ब है, और यहाँ पे ये चेर है, पांड्य है, चोल है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इस तरफ वाकाटक है, और यहाँ पे उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य आ जाता है इस समय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कदम्ब है, इस तरफ पल्लव है, ये बीच में गंग वंश का शासन है, नीचे कुछ समय के लिए कलभ्रों का शासन आता है। और ये 400 AD के आसपास का मैप है। नेक्स्ट देखते हैं 500 AD का। यहाँ पे वाकाटक साम्राज्य है, ऊपर का क्षेत्र ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था। यहाँ पे गंग साम्राज्य है, इस तरफ पल्लव है, इस तरफ कदम्ब वंश का शासन है। नेक्स्ट 600 ईस्वी के आसपास का मैप है, ये आप थानेश्वर देख रहे हैं जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल का समय है ये। और यहाँ पे ये उज्जैन का क्षेत्र है, यहाँ पे कलचुरी का शासन था। ये चालुक्य वंश का साम्राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पे पल्लव वंश का ये साम्राज्य, इस तरफ गंग है, और यहाँ पे नीचे पांड्य है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 700 AD के आसपास का मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चालुक्य साम्राज्य है, यहाँ पे गंग वंश है, ये पल्लव है, ये बेंगी के चालुक्य का क्षेत्र है। 800 AD के आसपास का मैप, ये गुज्जर प्रतिहार का वंश है, इस तरफ पाल वंश है, यहाँ पे ये राष्ट्रकूट वंश है, इनके बीच में त्रिपक्षीय युद्ध होता रहता था। ये पल्लव वंश है, पांड्य है, इस तरफ चेर है, और इस तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पश्चिमी चालुक्य है, और इस तरफ ये बेंगी के क्षेत्र में पूर्वी चालुक्यों का क्षेत्र है ये। नेक्स्ट 900 AD के आसपास गुर्जर प्रतिहार का ऊपर शासन है, यहाँ पे इस क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का शासन है, ये चोल है, इस तरफ पांड्य है। 1000 AD के आसपास का मैप देखें तो ये चालुक्य वंश है, यहाँ पे इस तरफ ईस्टर्न गंगा है, यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य है, ये पूरा चोल एम्पायर है। तो यहाँ पे ऊपर की इस तरफ उत्तर भारत में आप देखें तो ये चौहान परमार वंश का प्रतिहार वंश का शासन आ जाता है, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखने वाले हैं। ये 1100 AD का मैप है, यहाँ पे आप चालुक्य वंश देख सकते हैं, ये चोल वंश है, यहाँ पे होयसल आ जाते हैं, ये पांड्य है, इस तरफ चंदेल गहरवाल वंश का शासन आप देख सकते हैं, ये गुरिद सल्तनत है, यहाँ पे परमान है, ये 1200 AD के आसपास का मैप है। तो यहाँ पे जो 1200 AD के आसपास के जितने भी राजवंश है ये हम मध्यकालीन भारत में पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा।